चलिए शुरू करें। चलिए हमें क्या पढ़ना है? टैक्स। आज हमारी सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा टैक्स में? सबसे पहली चीज, टैक्स होता क्या है? व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज ए मैंडेटरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जो हम पे करते हैं उसे हम कहते हैं टैक्स। क्या टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? यस है। किसने वैलिडिटी दी है? पहले एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 265। क्या कहता है आर्टिकल 265? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ की अथॉरिटी के बगैर टैक्स लिया नहीं जा सकता। ठीक है। फिर हमने पढ़ा लॉ बनाकर ही टैक्स लिया जा सकता है। तो लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट लॉ बनाता है होल ऑफ इंडिया के लिए, होल ऑफ इंडिया के लिए। और स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं होल ऑफ स्टेट। ये किसने कहा? कि पावर किसने दी इनको बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 पावर देता है लॉ बनाने की, पावर देता है लॉ बना। आर्टिकल 245। अब लॉ बनाने की पावर तो है, बट किस मुद्दे पे लॉ बन सकता है? या आर्टिकल 246 कहता है कि मुद्दा कौन सा होगा? जो शेड्यूल 7 में होंगे। और शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 पार्लियामेंट के लिए, लिस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और लिस्ट 3 दोनों के लिए। क्लियर है? ये हमने पहली वैरायटी पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था टैक्स में 3 चीजें हमने देखी थी, एक टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? कंट्रोल वर्ड अच्छा नहीं है। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ टैक्स। कैसे? बाय अवेलिंग द बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल एग्जम्पशन, डिडक्शंस, अलाउंसेस और परक्यूजिट। जो भी मतलब अलाउंसेस है, रिबेट है, रिलीफ है, जो भी लॉ मेकर ने बेनिफिट दिया वो बेनिफिट को लीगली अवेल करने को हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। व्हाट इज टैक्स इवेजन? टैक्स की चोरी करना। टैक्स की कैसे? सेल कम बताना, इनकम कम बताना, खर्चे को बढ़ा देना। इस तरह से टैक्स को कम करने को हम कहते हैं टैक्स इवेजन। एंड व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस? मिस इंटरप्रेट करना। बहुत सही, मिस इंटरप्रेट करना, गलत इंटरप्रिटेशन निकालना, गलत मतलब निकालना अपने फायदे के हिसाब से, हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्लियर है? टैक्स प्लानिंग लीगल है, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस दोनों ही इलीगल है, और दोनों में आपको पेनल्टी भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। चलो उसके बाद हमने एक वैरायटी देखी थी क्या, और क्या पढ़ा था हमने? बस इतनी पढ़ा हमने, बस इतनी ही पढ़ा हमने। चलो अब आज कुछ और याद करते हैं। टैक्स किससे लेते हैं? हु पेड टैक्स? एक बात बताओ, मेरी इनकम हुई फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए का हुआ, तो मैंने पैसे कमाए 1,00,000 रुपए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दे रखी है पार्लियामेंट को कि तुम लॉ बना के इस इनकम पे टैक्स लगा सकते हो। तो लॉ मेकर ने फॉर एग्जांपल एक लॉ बना दिया, इनकम टैक्स एक्ट, और उसमें लिख दिया जो भी पैसा कमाएगा उसका 5% टैक्स देना पड़ेगा, उसका 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब मैंने पैसे कितने कमाए? 1,00,000। तो गवर्नमेंट ने क्या रखा है लॉ में कि जो पैसे कमाएगा वो 5% टैक्स पे करेगा। इसका मतलब मुझे कितना रुपया पे करना है? 5,000 रुपये मुझे पे करना है। तो पैसा किसने कमाया? मैंने कमाया। तो टैक्स किसे देना है? मुझे देना है। तो मैं जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता हूँ। कितना रुपया? 5,000। कमाया किसने? मैंने। टैक्स किसने दिया? मैंने दिया। कमाया किससे? आपसे। आपसे पैसे कमाया, बट टैक्स किसको लगाया गवर्नमेंट ने? मुझे लगाया। अब मुझे टैक्स देना पड़ा कितना रुपया? 5,000 रुपया। ये बात समझ में? क्या गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है कि तुम सेल पे भी टैक्स लगा देना, सेल्स टैक्स? ऐसी अथॉरिटी दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है, ताकि सेल पर भी क्या लग जाएगा? सेल्स टैक्स। ये बात सही है कि अब जीएसटी आ गया है तो सेल्स टैक्स नहीं है, बट अपने को सेल्स टैक्स आपने सुना है, इस पर थोड़ी एग्जांपल लेता हूं। बट अब वो क्या आ चुका है?
जीएसटी आ चुका है। तो क्या जीएसटी आने के बाद भी क्या सेल्स टैक्स है? अभी सेल्स टैक्स है या खत्म हो गया? तो टेक्निकली मैं कहूं, अगर मैं बाय लॉ कहूं तो सेल्स टैक्स खत्म हो चुका है और क्या आ गया? जीएसटी। बट हम आगे पढ़ेंगे एडवांस लेवल में कि जीएसटी ना सब पे लगता है अदर देन पेट्रोल और अल्कोहलिक लिकर। पेट्रोल एंड, तो पेट्रोल और अल्कोहलिक लिकर पे आज भी क्या लगता है? सेल्स टैक्स। तो अभी एग्जांपल लेने के लिए गलत नहीं होगा, मैं सेल्स टैक्स का एक एग्जांपल आपके साथ लेता हूं। एक बात बताओ, मैंने पैसे कितने कमाए? 1 लाख, तो टैक्स कितना लगा मुझे? 5,000 रुपये। किसको लगा? मुझे लगा, क्योंकि मैंने पैसे कमाए थे और गवर्नमेंट को मैंने दिया 5,000। एक और जगह लॉ मेकर ने पावर दे रखी है लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 54 कि टैक्स ऑन सेल और परचेज। टैक्स ऑन मतलब सेल और परचेज पे तुम टैक्स लगा सकते हो, और गवर्नमेंट ने लगाया था क्या? सेल्स पे टैक्स। किस पे? कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स। और ये लगाने की अथॉरिटी हमने दे रखी थी लिस्ट 2 में। कहां पर? इसका इन अदर मीनिंग क्या निकला? कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन बना सकता है? तो सेल्स टैक्स जो था वो स्टेट गवर्नमेंट का था, और सेल्स टैक्स बिल्कुल लग सकता था और लगता था। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 5,000 रुपए का, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का गुड्स सेल किया। मैंने आपको 1 लाख रुपए का गुड्स सेल किया। क्या ये सेल है? सेल है। क्या ये सेल पे टैक्स लग सकता है? कौन लगा सकता है? कौन सी गवर्नमेंट? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इस सेल पर टैक्स लगा सकती है? फॉर एग्जाम्पल वो स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं कहता हूं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया और उसमें लिखा कि सेल होने पर टैक्स लगेगा 5% का। कितना परसेंट का? तो ये 1 लाख पे टैक्स लगेगा कितना रुपया? तो सेल हुआ 1 लाख रुपए का, टैक्स लगेगा कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स। कितना रुपया? 5,000 रुपया। कितना हो गया? 1 लाख। बिल्कुल सोच के जवाब देना। आप कस्टमर हो, आप मेरे पास आए, गुड्स खरीदा, कितने रुपए का? 1 लाख। मैंने आपको 1 लाख का गुड्स बेचा, क्लियर है? टैक्स कितना लगेगा? 5,000 रुपया। सोच के बताना, टैक्स का बर्डन किस पे आना चाहिए, मुझ पे या आप पे? मैंने सेल किया आपको 1 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स ले सकती है। किस पर? सेल पर। कितना? 5%, 5,000 रुपया। तो मैंने आपको 1 लाख रुपए का सामान बेचा, तो अब गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो 5% टैक्स 5,000 रुपये ले सकती है। सोच के बताना किससे लेना चाहिए, मुझसे या आपसे? नहीं, सेल्स टैक्स, ये बात बिल्कुल तय है। सेल्स टैक्स किसको लगाएंगे, मुझे या आपको? एक लॉजिकल जवाब देना। ये जो 5,000 का बर्डन है सेल्स टैक्स का, ये अल्टीमेटली किसका होना चाहिए, मेरा या आपका? ये जो सेल्स टैक्स हुआ, ये गुड्स आपने खरीदा ना, यूज कौन करेगा? आप करोगे ना। तो 5,000 का टैक्स आप पे लगना चाहिए या मुझ पे लगना चाहिए? किस पे लगना चाहिए? आप पे लगना चाहिए। तो लॉ मेकर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी कि तुम टैक्स लगा देना, आइदर सेल पर और परचेज पर। आइदर सेल पर या परचेज पर टैक्स लगा सकते हो। तो सही मानों में कौन सा टैक्स लगाना चाहिए था गवर्नमेंट को, सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स? कौन सा टैक्स लगाना चाहिए? ऑब्वियसली, मैं तो सेलर हूं ना, मैंने खरीदा और मैंने आपको बेचा, गुड्स तो आपका हुआ ना, आप उसको यूज करोगे, तो इस गुड्स का बर्डन तो आपको बियर करना है, तो टैक्स तो आपको लगना चाहिए। कितना रुपया? अगर परचेज पे टैक्स लगाने का सिस्टम लाते तो क्या प्रोसीजर होता? लॉ मेकर लॉ में क्या लिखते कि अगर कोई परचेज करेगा, अगर कोई, तो हम उससे टैक्स लेंगे कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। तो अब एक्चुअल में क्या होगा, आप मेरे पास आओगे, मुझे कहोगे गुड्स बेचो, मैंने बेचा आपको कितने रुपए में? 1 लाख। तो आपने परचेज किया,
तो मुझे 1 लाख रुपए दिया और सामान आपने ले लिया। अभी सामान ले जाके आप घर ले जाओगे इसको, फिर आपका लॉ कहता है कि ये 1 लाख रुपए पे आप 5,000 रुपए का टैक्स देने जाओ। अब बताइए, आप सामान लेके जाओगे 1 लाख रुपए का, घर में सामान रख दोगे और गवर्नमेंट को जाके 5,000 देने जाओगे आप? क्यों नहीं देने जाओगे? क्या सोचोगे? रहने दो, क्या जरूरत है 5,000? और गवर्नमेंट को कहां पता चल रहा है? और पता चल भी गया तो मैं छोटा सा आदमी, मेरे को पकड़ने के लिए थोड़ी आएंगे वहां पर 5,000 रुपए के लिए। तो मैंने बड़ा एग्जांपल ले लिया 1 लाख रुपए का। अगर मैं 200 रुपए का सामान खरीदूंगा और 5% टैक्स कितना रुपया हुआ? 10 रुपया। कौन बंदा देने जाएगा? और नहीं गया तो गवर्नमेंट कहां उसको पकड़ने जा रही है? कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 वजह। एक तो आपको ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है, को ढूंढ पाना, और पॉसिबल है भी तो इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 2-4 हजार रुपए के लिए आपको नोटिस भेजेंगे फिर आप देने जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? तो लॉ मेकर ने सोचा एक काम करते हैं, ये टैक्स तुम्हारा तो है बट तुम्हारी इच्छा नहीं होगी देने की, क्योंकि तुम्हें तकलीफ होती है टैक्स देते वक्त। तो लॉ मेकर ने कहा एक काम कर लेते हैं, तुम्हारा टैक्स है, गवर्नमेंट कहती है सेलर एक काम करो, हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं, हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं, तुम एक काम करना, जब 1 लाख रुपए का सामान बेचोगे तो कस्टमर से 5,000 रुपया और ले लेना। किसके नाम पर? टैक्स के नाम पर। कस्टमर से 5,000 रुपए का टैक्स ले लेना, तो कस्टमर से टोटल कितना लेना? 1,05,000। तुम्हारा कितना है रख लेना और 5,000 रुपया हमें आके दे देना। आई बस में। तो लॉ मेकर ने परचेज पर टैक्स नहीं लगाया, किस पे लगाया? सेल पर। बट सेल पर टैक्स तो लगाया बट बर्डन सेलर का नहीं है, परचेजर का है। बट परचेजर का बर्डन था बट लिया परचेजर से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते परचेजर के ऊपर कि वो टैक्स देगा ही देगा। हाँ, लेकिन भरोसा किया जा सकता है किसके ऊपर? सेलर के ऊपर। तो लॉ मेकर ने कहा सेलर परचेजर से टैक्स लेना तो परचेजर से ही है बट लेना पॉसिबल तो लेंगे किससे? सेलर से। अब लॉ मेकर ने कहा मुझे कि सेलर तुम एक काम करना, जब गुड्स बेचोगे तो उससे पैसे ले लेना, उससे पैसे ले लेना। अब क्या बना? टैक्स लेना किससे? सेलर से, परचेजर से, बट लिया किससे? सेलर से। क्यों सेलर से लिया? क्योंकि उस सेलर पे भरोसा किया जा सकता है। अब लॉ क्या बन गया? मैं क्या करूंगा, आपको गुड्स बेचूंगा 1 लाख रुपए का और आपसे टैक्स लूंगा कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। कितना हो गया? 1,05,000। अभी 1,05,000 किसको दे दूंगा? 5,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दूंगा और 1 लाख मैं रख लूंगा। अब बताइए दोनों में फर्क क्या है? परचेजर से टैक्स लेते और सेलर से टैक्स लेते, दोनों में अंतर क्या है? परचेजर से टैक्स लेते तो वो देना पसंद नहीं करता, सेलर से लेते तो सेलर को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मेरा बर्डन थोड़ी ना है, मुझे तो लेके देना है आपसे, तो मैं सोचूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा? बेधड़क आपसे पैसे लूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा। जिसका बर्डन उसी से लिया जाए तो तकलीफ होती है, जिसका बर्डन उसी से लिया जाए तो तकलीफ होती है। अब आपका टैक्स था बट लिया किससे? मुझसे। क्या मुझे तकलीफ होगी? मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? एक मीडिएटर का काम कर रहा हूं। आपसे टैक्स लेना है और गवर्नमेंट को जाके देना है। आई बात समझ में? अब बताइए सेल्स टैक्स अल्टीमेट बर्डन किसका था बट लिया किससे? अब बताइए इनकम टैक्स। अब 1 लाख रुपए में मैंने आपको गुड्स बेचा था, कितने रुपए में? 1 लाख। और मानो समझो उसको मैंने 80,000 में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 80,000 में खरीदा, 1 लाख में आपको बेचा। कितना रुपया कमाया मैंने? क्या 20 से मेरी इनकम है? 20 से मेरी, इस इनकम पे टैक्स आपसे लेंगे या मुझसे लेंगे? तो मेरी इनकम पे टैक्स मुझी से लेते हैं बट मेरी सेल पे टैक्स आपसे लेना तो है बट मुझसे लेते हैं। क्लियर हुआ? एक बात बताओ, आप क्लासेस लगा रहे हो है ना, फीस भी दोगे, सच बताओ आप दोगे आपके पापा देंगे? हाँ, आपके पापा देंगे। बट एक बात, मैं मांग किससे रहा हूं? आपसे मांग। लेकिन आप क्या खुद से दोगे? आप किसके पास जाओगे? पापा। और पापा से पैसे लोगे और मुझे आके दे दोगे।
तो सोच के देखो, मैंने अल्टीमेटली पैसे किससे लिए? आपके पापा से लिया, लेकिन किस लॉज पे लिया? आपके थ्रू लिया मैंने। तो ये टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। ये टैक्स इनडायरेक्ट है। अब सोच के बताना, मैंने इनकम कमाई, मैंने टैक्स देना है, कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। मैंने सेल किया, टैक्स आपको लगना चाहिए, बट ले मुझसे रहे, तो मैं जो सेल्स टैक्स दे रहा हूं, किसको? गवर्नमेंट को। मैं सेल्स टैक्स दे रहा हूं, तो सेल्स टैक्स लिया गवर्नमेंट ने किससे? अल्टीमेटली आपसे। किसके थ्रू? मेरे थ्रू। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो बताइए, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। और सेल्स टैक्स? इन शॉर्ट, टैक्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? अब सुनो टेक्निकली, जिसपे लेवी किया, जिसपे उसी से लिया, डायरेक्ट टैक्स। इधर ध्यान दो, सब कुछ लिखा मिलेगा, बस समझने पे ध्यान दो अच्छे से। ये तो याद हो जाना चाहिए जिंदगी भर के लिए। जिसपे लेवी किया, उसी से लिया, डायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स लेवी किससे किया था? लेवी। और कलेक्शन किससे किया? इसका मतलब ये कौन सा टैक्स है? तो जहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जहां पे बर्डन, वो कौन सा टैक्स है? और जहां बर्डन शिफ्ट हो जाता है, सेल्स टैक्स मुझे लगाया, बट मैंने बर्डन क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया और आपसे लेके दे दिया। मैंने बर्डन क्या कर दिया? शिफ्ट किया ना। टैक्स मैंने दिया, सेल्स टैक्स, वाह भाई मैं लूटूंगा कि मैंने सेल्स टैक्स 10 लाख रुपए जमा किया, बट मैंने अपनी जेब से दिया, तो लिया मुझसे, बट मैंने ये बर्डन क्या कर दिया? 10 लाख रुपए का शिफ्ट करके आपसे लेके दिया मैंने। लिया हुआ। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, कुछ 2 साल पहले की बात करता हूं। आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, 10,000 रुपए का खाना खाया आपने। कितने रुपए का? 10,000 रुपए खाना खाया फॉर एग्जाम्पल, और उस पर आपको सर्विस टैक्स लगाया गया 5,000 रुपए का। सर्विस टैक्स लगाया क्योंकि सर्विस दिया ना आपको, खाना खिलाना एक सर्विस दिया, उसने 5,000 रुपए का टैक्स लिया। तो होटल वाले ने जब बिल बनाया तो कितने का बनाएगा? 10,000 रुपए का खाना, सॉरी 5%, 500 रुपए का, 500 रुपए का सर्विस टैक्स। ठीक है, आपसे कितना लिया? क्या खुद रख लेगा? किसको देगा? गवर्नमेंट को। कितना? 500। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो होटल पे था, बट होटल वाले ने मुझसे लेके दिया ना, तो सर्विस टैक्स भी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। तो टोटलिटी पर टैक्स दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जहां बर्डन शिफ्ट नहीं होता वो टैक्स, और जहां बर्डन शिफ्ट होता है। क्लियर है पूरा? चलिए आगे बढ़ू अब थोड़ा। क्या कंसेप्ट बना हमारा? टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स है हमारा? इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? तो इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। बट अब ये सब टैक्सेस को सबस्यूम्ड किया गया है, मर्ज करके एक नया लॉ उन्होंने बनाया है। कौन सा? जीएसटी। तो मैं जीएसटी पे इसलिए मैं एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि मैं एक अलग तरीके से कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसा सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स का लगभग वैसा समझ के चलो। अभी कौन सा टैक्स है, बट इसको डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा बाद में आपको। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स है हमारा? ठीक है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के उन्होंने कौन सा टैक्स बनाया? जीएसटी। बट जीएसटी में जब सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड किए, बट एक मेजर इनडायरेक्ट टैक्स सब्स्यूम्ड नहीं किया उन्होंने, और वो है कस्टम ड्यूटी। कौन सा? क्यों नहीं किया ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। कस्टम ड्यूटी नहीं किया सब्स्यूम। इसका मतलब आज की डेट में मोटा मोटी तौर पर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है हमारा,
इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। क्लियर है? आपका सिलेबस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है? तो इनकम टैक्स है आपका 60 मार्क्स का, इनकम टैक्स है 60 मार्क्स का, और जीएसटी है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। कस्टम ड्यूटी जो है वो आपके फाइनल में पढ़ने का आपको। तो ये आप कब पढ़ोगे? सीए फाइनल में आप पढ़ोगे कस्टम ड्यूटी का लॉ क्या होता है, कस्टम लॉ क्या है वो सीए फाइनल का काम। क्लियर है? हम पहले क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स या जीएसटी? इनकम टैक्स पहले पढ़ लेते हैं, इसको टाइम ज्यादा लगता है, जीएसटी को कम लगता है, इसलिए अपन पहले इनकम टैक्स को ही पढ़ेंगे। चलिए, मोदी जी जब आए कस्टम जीएसटी लेकर आए तो उन्होंने एक बात कही थी, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी वन नेशन, तो कई लोगों ने पूछा क्या वन नेशन वन टैक्स इसका मतलब इनकम टैक्स खत्म हो गया? वन नेशन वन टैक्स तो इनकम टैक्स खत्म हो गया? नहीं है, गलत। तो उन्होंने, उनका जो मतलब था ना वो ऐसा था, वन नेशन वन टैक्स मतलब वन इनडायरेक्ट टैक्स। उन्होंने पूरी बात नहीं बोली, वन, तो डायरेक्ट टैक्स में वन टैक्स है, कौन सा? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में वन टैक्स है, कौन सा? जीएसटी। तो जीएसटी में सेल्स टैक्स खत्म हो गया, एक्साइज खत्म हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया। कैसे? ये बाद में अपन देखेंगे। यहां तक समझ में आया आपको? अब हम कौन सा पढ़ेंगे? डायरेक्ट टैक्स, जहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिसका टैक्स वही पे करता है। ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है। ठीक है? चलिए, अब मैं शुरू करने चाह रहा हूं कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। वैसे इनकम टैक्स की शुरुआत जो हुई थी ना, वो कब हुई थी? देश आजाद होने के बाद 1961 में एक्ट बनाया ना। और देश कब आजाद हुआ? 1947। मतलब देश आजाद हुआ होगा, उसके 14-15 साल के बाद उन्होंने एक एक्ट बनाया, कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा हुआ? हाँ या नहीं? इनकम टैक्स की शुरुआत हुई 1860 में। कब हुई? 1857 में हमारा विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह किया था 1857 में। हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़े पैमाने पे एक विद्रोह हुआ था 1857 में। देश बहुत अच्छे लेवल पे था, अच्छा विद्रोह उन्होंने किया। 1857 में विद्रोह हुआ। जब ये विद्रोह हुआ 1857 में, तो अंग्रेज को डर आ गया था कि शायद ये लोग हम पे भारी पड़ जाएंगे। तो उन्होंने एनालिसिस की कि यार ये 1857 में इतना बड़ा विद्रोह उन्होंने किया कैसे। तो उन्होंने फिर ये कमिटी में डिसीजन लिया उन्होंने कि विद्रोह तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि इनके पास पैसे थे। इनके पास क्या थे? पैसे थे। तभी तो उन्होंने हथियार बनाया होगा, ये सब खर्चे किए होंगे। तो ये पॉसिबल तभी था जब, क्योंकि उनके पास पैसे रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इनके पास पैसे ही नहीं बचने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी, मजबूरी आ जाएगी, लोग कर ही नहीं पाएंगे कुछ, फिर विद्रोह का तो सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये पैसे ना बचे उसके लिए उन्होंने कौन सा टैक्स लाया? लगान या कर लेकर आए, कहा कमाओगे तुम, टैक्स हमें दे दो। तो अंग्रेज सरकार 1860 में टैक्स लेकर आई। हिस्ट्री और डिटेल में कभी बाद में जाएंगे, अभी डिटेल में नहीं जाना, पर 1860 में टैक्स लगाना उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे टैक्स शुरू किया था उन्होंने, धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए। वो कंप्लीट लॉ नहीं बन पाया था, टैक्स लेते थे बट एक परफेक्ट लॉ नहीं बना था उनका। बहुत अच्छे बार बार लॉ बनते गए, बट एक अच्छा लॉ बना था 1922 में। 1922 में एक एक्ट बन के तैयार हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1922 में। 1922 में जो टैक्स चला, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, बट वही टैक्स चल रहा था, कौन सा? 1922 वाला। फिर 1961 में
इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाया गया। तो वैसे इनकम टैक्स की शुरुआत तो कब से हो चुकी थी? 1860 से हो चुकी थी और 100 साल पहले से। बट अच्छा लॉ बनाते बनाते कितने साल लग गए? 100 साल लग गए। और आज और कितने साल हो चुके हैं? 40 और 20 लगभग 60 साल और हो चुके हैं, बट अभी तक परफेक्ट लॉ नहीं बन पाया है। हमारा इनकम टैक्स एक्ट अभी भी, मैं ये नहीं कहेंगे कि परफेक्ट है, इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। वो आपको बताऊंगा धीरे धीरे कौन कौन सी कमियां हैं। यहां तक क्लियर है? तो इनकम टैक्स एक्ट लगना कब से शुरू हो चुका है? 1860 से हो चुका था। पर हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा एक्ट है? 1961, जो हिंदुस्तान में 1961 अभी जो लग रहा है। क्लियर? एक्ट में सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं। और एक्ट हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। तो रूपांतर किया जाता है, ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में समझाते हैं, बट एक्ट जो बनाया जाता है वो कौन से लॉ में बनाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही इजी और यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये सबको समझ में आ जाती है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में लॉ बनाया गया। अब इंग्लिश लैंग्वेज में लॉ बनाने के बाद दूसरे लैंग्वेज में जरूरत के हिसाब से उन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ है, बट लॉ कौन सी लैंग्वेज में बनाया? अभी कंसेप्ट को समझ लो। जो बातें लॉ में लिखी होती है वो हम पे लागू होती है। जो बातें लॉ में लिखी होगी, एक्ट में लिखा होगा, वो हम पे लागू होगा। इन अदर वर्ड्स, हम पे वही लागू होगा जो लॉ में लिखा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने बना दिया, हमें सपना नहीं आएगा। हम वो जो किताब उन्होंने बना के हमें दी है, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? इनकम टैक्स एक्ट की किताब मिल गई जो लॉ बना हुआ है। अब ये एक्ट को पढ़ के मैं समझूंगा कि मैं इनकम पे टैक्स कैसे निकालूं। अब मुझे क्या देना है? इनकम टैक्स देना है। मैं पैसे कमाता हूं तो मैं क्या देता हूं? इनकम टैक्स मुझे देना मेरी जिम्मेदारी होती है। बट अब आम जनता को तो इनकम टैक्स देने आएगा नहीं, उन्हें तो यही नहीं पता कि टैक्स क्या रेट से होता है। तो क्या कंसेप्ट है हमारे जो मार्केट में चलन है, कुछ लोग हैं जो टैक्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट इन टैक्स माने जाते हैं। वकील लोग हैं, वो जो टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी एक्सपर्ट इन टैक्स माने जाते हैं, टैक्सेशन लॉ में माने जाते हैं। अब आम जनता को ये इनकम टैक्स निकालने नहीं आता, तो आम जनता किसके पास जाती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। कहती है कि सर मैंने ऐसे ऐसे पैसे कमाए हैं, तो जब बताओ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इनकम टैक्स देना है, नहीं दूंगा तो मेरे घर में रेड हो जाएगी। तो एक बात बताओ, मैंने इतना इतना पैसा कमाया है, मुझे कैसे टैक्स देना है बता दो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके आपकी इनकम कंप्यूट करता है। क्या कंप्यूट करता है? इनकम कंप्यूट करता है, और उस इनकम पे टैक्स का कंप्यूटेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आप जाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, पता करेंगे कितना कितना पैसा आपको मिला हुआ है, आपके बिजनेस में कितना पैसा कमाया है वो आपसे पूछेंगे, नौकरी कितने की वो आपसे पूछेंगे, सब कुछ आपसे पूछेंगे। और पूछने के बाद क्या निकालेंगे? आपकी इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे। कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। अब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ते हो, पढ़ा होगा कहीं पर भी, उसमें भी एक प्रॉफिट आता है ना, वो प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। ये कहना गलत होगा कि वही प्रॉफिट मेरी इनकम है, वही प्रॉफिट मेरी इनकम है, ये कहना गलत है। इनकम कौन सी है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। आपने तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसी भी अकाउंटिंग की होगी वो इनकम टैक्स एक्ट में लागू नहीं होता। इनकम टैक्स एक्ट ने ये नहीं कहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट आता है वही तुम्हारी इनकम है। इसकी इनकम की डेफिनेशन अलग है। इनकम को उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि ये चीजें इनकम में आती है। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इनकम टैक्स एक्ट के इनकम के डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपकी इनकम कंप्यूट करेंगे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट दिख रहा है 3 लाख रुपया, बट इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम आ गई 5 लाख रुपए की। कितनी आ गई? तो दोनों में डेविएशंस आते ही आते हैं, फर्क आना ही आना है, क्योंकि दोनों का मतलब भी बिल्कुल अलग है। क्लियर है? अगर आप रिश्वत दोगे तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री पास करोगे? खर्चा है कि नहीं रिश्वत देना? रिश्वत दोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पैसे जाएंगे ना यार। किसी को रिश्वत दोगे तो कैश जाएगा ना। मैं सब बातें ऑफिशियली बात कर रहा हूं, प्लीज बात नहीं।
सब बातें मैं ऑफिशियली बात करता हूँ। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी किसी को तो दिखाने नहीं जा रहा हूँ, अपने घर में अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना, कौन मेरे को पूछने आया हुआ है। तो जब मैं किसी को रिश्वत दूंगा तो एंट्री पास करूंगा या नहीं? एंट्री पास करूंगा। मान लो जाए 1 लाख रुपए का मैंने रिश्वत दिया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1 लाख रुपए में माइनस करूंगा। क्या इनकम टैक्स ये 1 लाख के खर्चे को ध्यान में रखेगा क्या? वो कहेगा हमारी नजर में ये तो खर्चा ही नहीं है। पहले तो हमारी नजर में बिजनेस का खर्चा, तो ये खर्चा वहां पे माना नहीं जाता। ठीक है। दूसरा, आप किसानी मान लो जब बिजनेस भी करते हो और खेती भी करते हो। अब जब खेती करते हो तो पैसे कमाओगे, बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम लिखोगे या नहीं? लिखोगे ना, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है इनकम में सब कुछ लेंगे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, या इन अदर वर्ड्स एग्रीकल्चर इनकम को इनकम टैक्स एक्ट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? माफ कर दिया। अब बताइए इनकम कंप्यूट करते वक्त क्या एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इनकम टैक्स में माफ है, बट फाइनेंशियल अकाउंट में माफ। तो अब मैं क्या करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी इंफॉर्मेशन लेकर इनकम कंप्यूट करेगा। किसके तहत? इनकम टैक्स एक्ट के तहत वो कंप्यूट करेंगे। क्या निकाल दिया? इनकम निकाल दिया। तो इनकम पे टैक्स क्या रेट से लगता है वो ढूंढेंगे, वो भी एक्ट में लिखा होगा। वो टैक्स निकालेंगे। आपका फॉर एग्जांपल आया 2,30,000 रुपए, कितना? फिर आपको बता देंगे आपका टैक्स आ रहा है कितने रुपए का, और ये 2,30,000 रुपए आप टैक्स जाके गवर्नमेंट को जमा कर दोगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? लोगों की मदद करना। लोगों की मदद करना क्या करने में? इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में। बहुत सारे काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट के, जिसमें से ये एक काम है जो हम करते हैं प्रैक्टिकली। आपने ऑफिस में जाते हो तो रिटर्न फाइल करवाते हो, हाँ है ना? तो रिटर्न फाइल करवाते हो तो एक बात बताओ, सारा काम तुमने किया, रिटर्न में अल्टीमेटली साइन कौन करता है? कभी इनकम टैक्स रिटर्न में सीए को साइन करता हुआ देखा है आपने? कौन करता है? रिटर्न जब आईटीआर फाइल करवाते हो तो रिटर्न में साइन कौन करता है? असेसी खुद करता है। हम फोन करके बुलाते हैं, सर रिटर्न तैयार है आके साइन कर दो। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की नजर में रिटर्न कौन फाइल करता है? असेसी फाइल करता है। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? उनकी मदद करता है कि सर आपकी इनकम इतनी हुई, टैक्स कितना हुआ, इतना रुपए आपका हुआ, और नीचे जो लिखा जाता है मैं जो कहते वो कौन है? वो असेसी खुद है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। क्या करने में? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो तुम्हारी इनकम निकाल दी उन्होंने, टैक्स निकाल दिया उन्होंने, आई बस रिटर्न को फॉर्म फिलअप करवा दिया उन्होंने, साइन तुमने कर दिया, उन्होंने अपलोड कर दिया। आई बात समझ में? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक काम क्या है? रिटर्न फाइल करने में मदद करना। एक और काम होता है जो आप जानते हैं, ऑडिट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों साइन करते हैं। बट एक वैरायटी हमारी कौन सी है? मदद करना लोगों की। क्या करने में? टैक्स भरने में। अब बताइए इन फ्यूचर लोग आपके पास क्यों आएंगे? मदद लेने। क्या की मदद लेने? तो टैक्स निकालने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का? कौन से टैक्स का? इनकम टैक्स एक्ट का। अब बताइए इनकम टैक्स एक्ट को बहुत अच्छे समझना जरूरी है। यानी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बट ये एक्ट को पढ़ना तो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी इसी में गुजारनी है हमको। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाना जाता है किसके लिए? टैक्सेशन के लिए। तो अगर इनकम टैक्स एक्ट का अगर परफेक्ट नॉलेज नहीं लिया तो प्रैक्टिस करना तो मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं होगा। तो अब हमारा मकसद क्या है? इनकम टैक्स एक्ट को समझना। तो आईसीआई आपको सिलेबस में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि पूरी जिंदगी आपको इसी एक्ट में गुजारना है। आई बात समझ? तो हमें क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। हर एक्ट की एक डिजाइनिंग होती है। इस इनकम टैक्स एक्ट में बहुत अच्छी डिजाइनिंग उन्होंने क्या रखी है। मैं पहले आपको बता दूं इनकम टैक्स एक्ट की डिजाइन कैसी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट टोटल 298 सेक्शंस में बटा हुआ है। कितने? बिल्कुल 298 सेक्शंस। तो इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? अब बताइए अगर ऐसा होता तो कैसा होता? आईसीआई कहते 800 मार्क्स का पेपर लेंगे,
8 दिन में पेपर लेंगे, हर दिन 100 मार्क्स का पेपर लेंगे, बट सवाल हमें जो पूछना है वही पूछेंगे हम। हो सकता है उसमें अकाउंट्स का भी सवाल हो, टैक्स का भी सवाल हो, लॉ के 1-2 क्वेश्चंस हो, मतलब रोज क्वेश्चंस एग्जाम होंगे, बट रोज मिक्स वाले क्वेश्चंस होंगे। सब कुछ मिला के पेपर बनाया जाएगा, 8 पेपर, और 8 पेपर आपको देना है। क्या ये अच्छा होता? यही नहीं समझता कौन से चैप्टर से कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया, है ना। इसलिए आईसीआई ने क्या किया, मॉड्यूल बना दिया या सब्जेक्ट बना दिए, कितने? 8 फॉर एग्जाम्पल, 8 पेपर बना दिया और कहा अकाउंट्स का सवाल पूछना है तो अकाउंट्स में ही पूछेंगे, लॉ का सवाल पूछना है तो लॉ। उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट बना दिए। क्या ऐसा होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट, जहां मन में जो आए वही लिख देना तुम? एक तरीका होना चाहिए ना कि कुछ खास, कुछ बातें इस टॉपिक की, इस बातें होनी चाहिए, टॉपिक वाइज सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मन में जहां आए वो तुम लिख दोगे, तो हम ढूंढेंगे कैसे? इतनी मोटी किताब है, हमको कुछ पढ़ना हो तो पढ़ेंगे कैसे? तो क्या होना चाहिए, इसको पहले डिवीजन होना चाहिए। तो उन्होंने इसको डिवाइड कर रखा है टोटल 23 चैप्टर्स में। कितने? तो टोटल 23 चैप्टर्स हैं और 298 सेक्शंस हैं। अब चैप्टर, सेक्शन, हेडिंग, ये लिख लो। अब बताइए, चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 किसका? इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर नंबर 1 है, वो डील करता है, इधर देखना, सेक्शंस कितने हैं और चैप्टर्स 23। तो हर चैप्टर में कुछ कुछ सेक्शंस होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में जो सेक्शंस हैं वो 1 से लेकर 3 तक है, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब ये सेक्शन, ये चैप्टर्स में क्या दिया हुआ है? हर एक्ट का पहला सेक्शन, उसका नेम, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड होता है। उसका नाम क्या है, कब स्टार्ट हुआ और कहां पर ये एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। एप्लीकेबल कहां पर ये? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की क्या इशू है, ये मैं आपको जीएसटी में पढ़ाऊंगा आपको, बट यहां पे लिखा है पूरे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर में इंडिया का हिस्सा है और वहां पे भी ये एप्लीकेबल है। कब से स्टार्ट हुआ? 1961 से स्टार्ट हुआ। ये इनकम टैक्स एक्ट का पहला सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी इसमें बात है। यहां तक क्लियर? अभी के सारे लॉ में, इंग्लिश लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत पुराना लॉ है, अभी के जो सारे लॉ बन रहे हैं इंडिया में, वो सारे एक्ट में बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर, या फॉर एग्जांपल असेसी, किसी ने कल परसों कहा था, ये जो वर्ड्स हैं इसका डेफिनेशन किसी को पता नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय असेसी? हमें नहीं पता असेसी क्या होता है, और हम आम इंसान कैसे पता चलेगा असेसी क्या होता है? तो क्या लॉ मेकर को बताना पड़ेगा एक्ट में जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो उसका माना क्या है? माना तो हम कैसे निकालें? असेसी का माना तुम्हें बताना पड़ेगा कि असेसी का मतलब क्या होता है, हाँ या ना। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, अगर उस वर्ड में मीनिंग देने की जरूरत अगर है तो इनकम टैक्स एक्ट उसका मीनिंग भी देते हैं। हर एक्ट उसका मीनिंग देता है, और वो डेफिनेशन देने का सेक्शन होता है सेक्शन 2। सेक्शन, तो हर एक्ट में सेक्शन 2 काय का होता है? डेफिनेशन। वैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी सेक्शन 2 काय का है? डेफिनेशन। इसमें बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं जो मैं आपको जरूरत के हिसाब से पढ़ाता चलूंगा। यहां तक इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 3 में स्पेशल एक डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर का। किसका? तो सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में, बट एक वर्ड का डेफिनेशन है किसमें? सेक्शन 3 में। वो कौन सा है? प्रीवियस ईयर। तो असेसी का डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलेगा, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन और प्रीवियस ईयर। क्लियर है? तो सेक्शन 2 डेफिनेशन है, सेक्शन 3 भी क्या है? डेफिनेशन है। तो पहला हेडिंग, पहला चैप्टर क्या के बारे में है? मैं कह सकता हूँ रफली डेफिनेशन से। पहुंचे यहां तक? क्लियर? चैप्टर 2
गेट बंद, बोला गेट बंद है क्या, देखो सामने बंद है। बस चैप्टर 2 जो होता है वो कहां से स्टार्ट होगा, 4 से, और 4 से चलेगा 9A तक, 9A। अब ये भी लॉजिक सुन लो। एक बात बताओ, 4 से लेकर 9A तक जो इशू है वो किस बारे में दिया है, मैं आपको बता दूं। चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है, और आपने पढ़ा होगा। एक बात बताओ, इंडिया में, मैं इंडिया में रहता हूं, पैसे कमाता हूं, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? मिस्टर ओबामा दुनिया में रहते हैं, है ना, हिंदुस्तान में रहते नहीं है, यूएसए में रहते हैं, सवाल वो भी पैसा कमाते हैं, क्या उनको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, मैं इंडिया की बात करूं, ये इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है, क्या उनको यहां पे टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे देना पड़ेगा, उनको देना नहीं पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं सबको देना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ है ना, उनको भी आके इंडिया में देना पड़ेगा, पूरी दुनिया को आके इनकम टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। बट ये ले, और हम लिख देंगे देना पड़ेगा और उन्होंने नहीं दिया तो सजा उनको हो जाएगी। हाँ है ना, तो क्या हम दोनों में कुछ फर्क है? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं और वो यूएसए के रहने वाले, दोनों में एक अंतर है। तो इनकम कंप्यूट करने के लिए पहले देखना पड़ेगा बंदा हिंदुस्तानी है या गैर है। हाँ है ना, इसको उन्होंने वर्ड नाम दिया है, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड। तो सवाल, पहले इनकम निकालोगे या पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालोगे? पहले पता करो बंदा हिंदुस्तान का या बाहर का है। हिंदुस्तान का है तो अलग प्रोविजन लगेंगे, बाहर का है तो अलग प्रोविजन लगेंगे। तो इसके बारे में जो लॉ बनाया गया है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। इसके बारे में, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो चार्जिंग सेक्शन भी है और रेसिडेंशियल स्टेटस भी है। तो रफली मैं कह सकता हूं किसके बारे में यहां पर, अब एक बात बताओ, जब लॉ बनाया गया था तो सेक्शन तो ऐसे बने होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 298 ऐसे ही बने थे। बट बाद में क्या हुआ, रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर कौन सा बना था, 4 से लेकर 9 तक। बाद में उनको एक सेक्शन लाने की जरूरत आ पड़ी, और वो सेक्शन था रिलेटेड टू रेसिडेंशियल स्टेटस। तो क्या कंफर्टेबल होता, सेक्शन 299 ऐड करते या 4 से लेकर 9 के अंदर एडजस्ट करते? 299 लिखते तो क्या होता, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में कहां कहां लिख दिया, 4 से लेकर 9 तक 299 में जाता। वैसे बढ़ते बढ़ते सेक्शन आज 1500 1600 सेक्शन हो जाते आज। फिर वहां पे जरूरत पड़ती तो फिर 1600 के बाद एक सेक्शन बनता, किसके बारे में, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो वो तरीका बेहतर है या इसी चैप्टर में एडजस्ट कर दो? तो अभी भी 3-4 साल पहले एक नया सेक्शन लाया, कौन सा, 9A। 9A, तो जब भी सेक्शन देखोगे तो वो कब लाया गया होगा, एक्ट बनाने के बाद लाया गया हुआ सेक्शन है 9A। कल और जरूरत पड़ेगी सेक्शन की तो कौन सा लाएंगे, 9B लाएंगे, 9C लाएंगे, 8A ला सकते हैं, 7B ला सकते हैं, 4A ला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आपने अगर अभी पढ़ा नहीं होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगले महीने चालू करेंगे अपन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ कब बना है, कंपनीज एक्ट 1956, पुराना था, नया बन गया 2013 में। तो कंपनीज एक्ट 2013 है। आज जाके देखना कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन कैसे बने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बने ना, उसमें ए वगैरह नहीं है। क्यों, क्योंकि नया सेक्शन है। हाँ, अब जरूरत के हिसाब से जब नए सेक्शन लाएंगे तो क्या होगा, उसमें बीच में ए बी सी आएगा। इनकम टैक्स एक्ट में तो 50 CA है, 50 43 CA, 50 C, 50 D, 43 CA ऐसे सेक्शन है हमारे। कौन से, 50 CA एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, 50 D हम पढ़ेंगे, 43 CA हम पढ़ेंगे, 44 D भी है, 44 ADA है। इसका मतलब क्या है, ये सेक्शंस नए ऐड किए गए हैं बाद में।
बट कितनी अच्छी डिजाइनिंग है, उसी चैप्टर में ऐड कर दिया ना। अब सवाल, सेक्शन 9 इज इक्वल टू सेक्शन 9 है या अलग अलग सेक्शन है? सेक्शन बिल्कुल अलग है। हाँ, सेक्शन 9 में बीच में क्लॉज ए आ सकता है, क्लियर है? तो सेक्शन 9 इज नॉट इक्वल टू 9 अलग है, 9A। सेक्शन 50 अलग है और सेक्शन 50CA अलग है। सेक्शन 50 एंड 50CA दोनों सेक्शन बिल्कुल अलग है, क्लियर है? सेक्शन 43 अलग है और सेक्शन 43CA अलग है, हम इसको एक नहीं मान सकते। क्लियर है यहां तक? अब हुआ क्या, चैप्टर नंबर 2 कहां से कहां तक है? 4 से 9 किस बारे में है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? 3। ये कहां से स्टार्ट होगा? जब लॉ बनाया था तो सीरियली था ना, 9A तो बाद में आया, 9 तक था, फिर 10 से आएगा ना। तो चैप्टर नंबर 3 कहां से होगा? 10 से, ठीक है? 10 से कहां तक? 13B, 13B, ठीक है? अब यहां पे क्या दिया हुआ है ये भी समझ। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी इनकम को माफ कर दिया, बहुत सारी इनकम को माफ। अब माफ को कहते हैं एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या कर दिया? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लिखा है सेक्शन 10 में। सेक्शन, अब बात बताओ, क्या पॉलिटिकल पार्टी पैसे कमाती है? पैसे कमाती है, क्या उनको हम टैक्स लेंगे? उनसे लेना चाहिए, बट लॉ बनाता कौन है? खुद बनाते। क्या खुद पे टैक्स लगाएंगे? तो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कर रखा है? खुद की इनकम को एग्जेम्प्ट कर रखा है अंडर सेक्शन 13A। हम पढ़ेंगे इसको, 13A 13B सब कुछ है। इनकी इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। किसान की इनकम तो से बहुत सारी इनकम है जो क्या है? एग्जेम्प्ट है, कम नहीं है। आपने डिविडेंड सुना? डिविडेंड अभी रफली कह रहा हूं, बाद में पढ़ाऊंगा। डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट होता है, डिविडेंड भी, और ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1034। 10 में सब क्लॉज कितना है? 34 माफ है। तो सेक्शन 10 में भी 50 इनकम है। सेक्शन 10 में कितनी है? 50 इनकम है जो क्या है? एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 13 में एग्जेम्प्ट है, 13A 13B एग्जेम्प्ट है। तो पूरा चैप्टर ही कौन सा है? एग्जम्पशंस। अब बताइए, कल चल के लॉ में क्या को लगता है ट्यूशन क्लासेस वालों की इनकम एग्जाम कर देनी चाहिए? क्या करेंगे? एक नया सेक्शन लाएंगे और वो सेक्शन की रेंज क्या होगी? 10 से 13 के बीच में कहीं पर भी, या 13C नया ले आएंगे। क्लियर है? चैप्टर नंबर 4 कहां से स्टार्ट होगा? 14 से। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 14 से लेकर 59 तक, 14 से लेकर 59 तक आपका है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ, जो हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा इस पे गवर्न है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो इनकम हम कंप्यूट करते हैं एसएससी की, वो इसी सेक्शन की बदौलत करते हैं। पहले उसको पूछेंगे कि भैया आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो उसका कैलकुलेट करेंगे किसके तहत? सेक्शन 4 से लेकर 9A तक। और जो इनकम निकाली जाएगी वो कौन से सेक्शन से निकाली जाएगी? 14 से लेकर 59 तक। क्लियर है?
इनकम टैक्स का लगभग 70 to 80% इसी चैप्टर पे हम बात करेंगे। फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? चैप्टर नंबर 5। कहां से शुरू होगा? 60 से 65। क्लियर? अब याद करो, मैंने उस दिन एक बात बोली थी, माइनर की इनकम टैक्सेबल है, बट किसके हाथ में? पेरेंट। तो सुनना, पैसे किसने कमाए और टैक्स किसको लगा रहे हो? इसका मतलब माइनर की इनकम जोड़ रहे हो किसकी इनकम में? जोड़ने को कहते हैं क्लब, क्लब करना। तो लॉ मेकर ने एक चैप्टर, मैंने उस दिन एक सेक्शन बोला था, उसमें कौन सा सेक्शन बोला था, याद है कुछ? माइनर के लिए कौन सा सेक्शन बनाया गया है? 64। बहुत अच्छे। सेक्शन बगैर देखे बोलना है। सेक्शन 64 काय के बारे में लिखा है? माइनर की इनकम जोड़ो। वैसे बहुत सारी इनकम जोड़ी जाती है और उसके लिए सेक्शन बनाया कौन सा? 60 से लेकर 65। उसको मैं नाम देता हूं क्लबिंग। क्लबिंग ऑफ इनकम, सिर्फ माइनर नहीं, बहुत सारे लोगों की इनकम जोड़ी जाती है। क्लबिंग ऑफ इनकम 60 to 65। यहां तक पहुंचे? एक बात बताओ, मैं दो बिजनेस करता हूं, एक में 7 लाख कमाया, एक में 5 लाख कमाया, इनकम टैक्स कितने पे लगेगा? एक जगह 7 लाख कमा रहा हूं, एक जगह से 5 लाख कमा रहा हूं, तो टैक्स कितने पे लगेगा? 12 लाख पे। टैक्स कितने पे लगेगा? एक जगह 7 लाख कमाया, फायदा हुआ, और एक जगह 5 लाख का नुकसान हुआ, तो टैक्स कितने पे लगना चाहिए? 7 लाख कमाया, 5 लाख का लॉस हुआ, तो टैक्स 2 लाख पे लगना चाहिए या 7 लाख पे लगना चाहिए? 2 लाख पे लगना चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो एक जगह 7 लाख कमाया और 5 लाख गवाया, तो कमाया तो 2 ही लाख ना। तो इनकम टैक्स कितने पे लगना चाहिए? क्योंकि जो लॉस हुआ था मुझे 5 लाख का, क्या सेटअप हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा। और ये सेटअप के प्रोविजन बनाया उन्होंने। अगला चैप्टर, चैप्टर 6, कहां से स्टार्ट होगा? कहां तक अंदाजा? 79, 70, वैसे 80 तक लिख सकते हो आप, 80 तक लिख दो। 80 सेक्शन है, बताऊंगा मैं आपको। सेक्शन 80 तक है ये। हाँ, इसका नाम आएगा, टेक्निकली इसका नाम है एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लिख लो, एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस पर डिटेल में बात करेंगे तो समझ में आएगा। एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्लियर? अब इनकम टैक्स एक्ट में ना बहुत सारे बेनिफिट दिए गए कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदोगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। डिडक्शन का मतलब होता है माइनस करना। अब बताइए, मैंने 12 लाख रुपए कमाया, तो टैक्स कितने पे लगेगा? 12 लाख। बट लॉ कहता है अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लोगे तो प्रीमियम पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमियम पे किया तुमने 1 लाख रुपया, कितना रुपया? ये पॉलिसी तुमने अपने लिए खरीदा था ना, तुम्हारा अपना फायदा हो रहा है, कितने रुपए का? 1 लाख का। लॉ कहता है हम तुमसे टैक्स 12 लाख पे नहीं लेंगे, अब 11 लाख पे लेंगे। कितने पे लेंगे? एक बात, अगर पॉलिसी नहीं लेते खुद के लिए तो टैक्स कितने पे लगता? अब पॉलिसी खुद के लिए लिया तो टैक्स कितने पे लग रहा है? तो क्या टैक्स प्लानिंग है? तो लॉ मेकर ने बेनिफिट दिया। क्यों दिया? क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो जाए, ताकि लोग इंटरेस्ट लेंगे किस पे? पॉलिसी लेने में। तो लॉ मेकर ने बहुत सारे बेनिफिट दे रखा है इसमें, इनकम टैक्स में, कि ये करो तो ये बेनिफिट। दूसरा, आप एजुकेशन करने के लिए लोन लो, एजुकेशन के लिए तो जो इंटरेस्ट लगेगा ना उसका भी डिडक्शन देंगे आपको।
क्लियर है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तुमने, तो जब मेडिक्लेम पॉलिसी लो तो भी हम आपको डिडक्शन देंगे, किसी को डोनेट कर दोगे तो भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो बहुत सारे टैक्स में क्या दिए गए आपको, डिडक्शंस दिए गए। अब वो डिडक्शन का सेक्शन चैप्टर कौन सा होगा, 6A। ये बड़ा फेमस चैप्टर है, चैप्टर 6A डिडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चैप्टर 6A डिडक्शन। 6 के बाद नया ऐड हुआ 6A। इसका सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा? ये नया ऐड हुआ है, जब एक्ट बना था तब नहीं था। चैप्टर 6A क्या तब था? जब लॉ बना होगा तो 6 के बाद क्या बना होगा? 7। और 7 का कहां से स्टार्ट होगा? 81 से। और तुम्हें लाना है 6A। 80A से स्टार्ट होगा, 80A से स्टार्ट होगा, बट इफेक्टिवली डिडक्शन स्टार्ट होते 80C से। 80 आपने फेमस सुना होगा, 80C डिडक्शन सुना है, ऑफिस में कभी देखा होगा। 80C से स्टार्ट है, कहां तक? 80U। क्या है ये? डिडक्शंस। क्लियर है? बस इतने मुझे याद करवाना है, आपके सिलेबस में इतना ही है, आपके सिलेबस में यही तक पढ़ना है। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स आपको अभी नहीं पढ़ा रहा। बाकी चैप्टर्स टोटल कितने हैं हमारे? 23 चैप्टर्स हैं। और कितने सेक्शंस तक जाते हैं? 298 तक। तो अब ऐसा लिख लो, अब आगे आपको याद नहीं करना, बस इतना लिख लो, आखिरी वाला 23 एंड 298। क्लियर है? 23rd चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो 281 से स्टार्ट होता है। कितने से स्टार्ट होता है? बट वो मत लिखो, अब लास्ट 281 से 298 तक सेक्शंस हैं, लिखना तो लिख सकते हैं, सब कुछ नहीं। 281 से 298 ये चैप्टर का नाम है मिसलेनियस। इसमें बाकी लास्ट के प्रोविजंस दिए गए, मिसलेनियस प्रोविजन। ठीक है? यहां तक समझा? आपके आईपीसीसी लेवल में आपको यहां तक पढ़ना है, 80U तक। एक बात और, 80U तक अगर आपने परफेक्ट नॉलेज ले लिया तो क्या क्या करने सीख गए आप? सबसे पहली चीज, बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने सीख गया। तो ऑफिस में कोई आएगा तो पहले क्या निकाल लो? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। फिर क्या निकालोगे? उसकी इनकम निकालोगे। क्या इनकम कंप्यूट करने सीख गए? इनकम कंप्यूट करने, बट इनकम कंप्यूट करते हुए फिर दो चीजों का ध्यान रखना, कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, कौन कौन सी इनकम, और वो एग्जाम्पशन है 10 से 13 भी, ये सीख गए आप। उसके बाद 80C से 80U का डिडक्शन भी सीख गए आप। फिर तुम जो एसएससी तुम्हारे पास आएगा उसके बच्चे की इनकम होगी तो वो भी तुम जोड़ोगे तभी तो उसका टैक्स निकलेगा। तो बच्चे की इनकम भी जोड़वा दिया तुमसे, जो लॉसेस होंगे वो सेटअप भी करवा दिया। इसका मतलब ये पढ़ लेने के बाद, आईपीसीसी टैक्स, इनकम टैक्स पढ़ने के बाद एक एसएससी का रिटर्न फाइल करने का काम तो आप कर ही सकते हो। जो काम आज आप सर के लिए कर रहे हो वो काम अब हम खुद से भी किसी का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, किस चीज का? इनकम टैक्स का। यहां तक के सेक्शन सीख लिया अगर आपने, जो हम अभी 1-1.5 महीने में सीख जाएंगे, 1-1.5 महीने के बाद आप किसी की भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। हाँ या ना? हाँ, लेकिन इसके बाद आपको क्या नॉलेज चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, ये सिखाया नहीं अभी, है ना? कब तक भरते हैं ये भी बताया नहीं है। और इसके बारे में सेक्शन है, सेक्शन 139। सेक्शन किस बारे में, इसके नीचे लिखो सेक्शन 139 किस बारे में है। एक काम, पहले सेक्शन मत लिखो, पहले नाम लिखो, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम। और रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन कौन सा है हमारा? 139। इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं नॉलेज की? आप पड़ेगी। अब एक बात आपने सुनी होगी, जब इनकम निकालते हैं ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक लिंक है एक चैप्टर से, वो चैप्टर है टीडीएस। सुना आपने? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो चैप्टर कौन सा है? टीडीएस है, और वो चैप्टर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर। और उसके सेक्शन है, सेक्शन 190 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 190 से स्टार्ट होता है, जो 206 तक जाता है। कहां तक?
तो एक कौन सा है, टीडीएस, और उसको बोलते हैं टीसीएस। टीडीएस, टीसीएस, ये दो टॉपिक और है। ये टॉपिक कहां से कहां तक है, सेक्शन 190 से लेकर 206C तक है। यहां तक क्लियर है, पढ़ा। अब एक बात बताओ, क्या रिटर्न फाइल करने में ये दो चैप्टर की भी नॉलेज चाहिए आपको? इतना अच्छा सिलेबस बनाया आईसीएआई ने, आपके सिलेबस में ये तो रखा यहां तक, एटीयू तक, उसके बाद सीधा कौन सा चैप्टर रखा आपके लिए, रिटर्न ऑफ इनकम। कौन सा रखा, ये आपके सिलेबस में रखा है उन्होंने, तो ये हम पढ़ेंगे 139, और टीडीएस भी आपके सिलेबस में, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में कह सकता हूं कि अगर तुमने आईपीसी ये जो इंटरमीडिएट का टैक्स की क्लास 1-1.5 महीना कर लेते हैं, 1.5 महीने के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी बंदे का रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो अपनी सोच ऐसी होनी चाहिए, क्लाइंट ऑफिस में आए सर के, तो अपन खुद से क्या करते, उसका पूरा रिटर्न फाइल करवा दे और सर को जाके दिखा दे, सर ये उसकी रिटर्न की इनकम। आई बात समझ में? अब हमारा मकसद क्या है, ये पढ़ना है। आपके सिलेबस ये है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 1 डेफिनेट, कहां से कहां तक, 1 to 3 मान लो, 2 में 4 to 9 है, क्या है इसमें, रेसिडेंस। चैप्टर नंबर 3 10 to 13B एग्जम्पशंस। चैप्टर नंबर 4 14 से 59 हेड्स ऑफ इनकम। चैप्टर नंबर 5 60 क्या है इसमें, क्लबिंग ऑफ इनकम। चैप्टर नंबर 6 60 80 सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, है ना, और डिडक्शन चैप्टर 6 से 86 से 80, रिटर्न ऑफ इनकम 139, और टीडीएस 190 से लेकर 206। क्लियर? अभी तक देखो, मैं जो कहूंगा मुझे बताना कहाँ है सेक्शन, सेक्शन 36 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम 14 से 59। 14 से सेक्शन 36 आया, उसमें किसके बारे में लिखा होगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में। सेक्शन 12 एग्जम्पशंस, किसके बारे में होगा, सेक्शन 8 सेक्शन 64 क्लबिंग, सेक्शन 72 सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लियर हुआ, पक्का? चलिए शुरू करें। अब क्या शुरू करें, अब हम इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है? चलिए थोड़ा ध्यान से, मैं आने वाली 2-3 दिन एक लाइन लिखवाता हूं आपको, वो लाइन पे पूरी बात करूंगा। पूरा इनकम टैक्स का बेस मैं आपको उस कंसेप्ट में दे दूंगा। कुछ एक लाइन लिखना, 2-3 लाइन की कंसेप्ट लिखना। इनकम टैक्स एक्ट every person whose total income of the previous year every person whose total income of the previous year exceed the maximum amount not chargeable to income tax is an assessee। ठीक है,
and chargeable to income tax in the assessment year. Chargeable to income tax in the assessment year at the rate or rates class prescribed in the Finance Act or Income Tax Act for that relevant assessment. The total income shall be determined on the basis of his residential status. चलिए, इसको पढ़ना नहीं है, इसी पे अपन अब बात करेंगे 2 दिन तक, ठीक है। इसको पढ़ना बिल्कुल नहीं है आपको अभी, इसको रहने दो, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पर लेकर आऊंगा और अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। तो एक बात बताओ, आप एक लॉ मेकर के एंगल से सोच के बताओ, आप एक लॉ मेकर हो, इनकम टैक्स एक्ट पास करना है, तो आपका मकसद क्या है? लोगों से टैक्स लेना, लोगों से, तो टैक्स लेना आपका मकसद है। किससे लोगे? पब्लिक से। टेक्निकल वर्ड में तो जाएंगे नहीं, पब्लिक से लेना है टैक्स। पब्लिक में क्या? सबसे। किससे? जिसकी इनकम होती है, जिसकी इनकम। तो क्या लिखोगे लॉ में? जिसकी ओके, क्या लिखिए? किससे टैक्स लेना चाहते हो आप? जो कमा रहा है। एक बार बताओ, क्या मेल पैसे कमाते हैं? मेल, तो मेल से टैक्स लेंगे। फीमेल, उनसे भी पैसे। तो किससे पैसे लेंगे लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखूं? मेल फीमेल। तो सिर्फ इंसानों से टैक्स लेंगे सिर्फ। तो आप कहोगे इंसानों, अगर तुम पैसे कमाओगे तो हम तुमसे टैक्स लेंगे। इसका मतलब तुम्हारी मंशा ये है कि तुम टैक्स लेना चाहते हो। किससे? इंसानों से। आया ना? नेचुरल पर्सन, नेचुरल ह्यूमन बीइंग। कौन सा वर्ड लिखूं? ह्यूमन बीइंग। आप हाँ, आप तो नहीं थे ना। हाँ बोलो। एक बात बताओ, अगर आप इंसान लिख दो, ह्यूमन बीइंग लिख दो, तो एक बात बताओ,
क्या कंपनी पैसे कमाती है? कमाती है ना? क्या कंपनी से भी कमाने पर टैक्स लेना चाहोगे? तो क्या सिर्फ इंसानों से टैक्स लेना चाहते हो या कंपनी से भी लेना चाहते हो? कंपनी से भी लेना चाहते हो? इंसान नेचुरल पर्सन है, कंपनी, तो सवाल, नेचुरल पर्सन से टैक्स लेना चाहते हो या आर्टिफिशियल पर्सन से लेना चाहते हो या दोनों से लेना चाहते हो? अब दोनों से लेने के लिए लॉ में लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखूं? एनी, एक मिनट, एनी पर्सन। सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? तो क्या लॉ मेकर को बताना पड़ेगा पर्सन का माना क्या होता है? नहीं तो हम तो क्या लोग कैसे समझेंगे पर्सन का मतलब क्या होता है? इंसान। हमारी नजर में पर्सन का मतलब क्या है? तो हम तो ये मतलब निकालेंगे कि इनकम टैक्स किसको लगाया? पर्सन को। और पर्सन में सिर्फ इंसान आते हैं, कंपनी आती? क्या लॉ मेकर को बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा? पर्सन का डेफिनेशन देना पड़ेगा। पर्सन का डेफिनेशन कहां देंगे? सेक्शन 2 में। डेफिनेशन कहां है? तो सेक्शन 2 में देना पड़ेगा। तो लॉ मेकर ने सेक्शन 231, इधर देखो प्लीज, कुछ लिखा नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइन किया किसको? पर्सन। अब बताइए पर्सन में कौन कौन आए? पहले नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन के नाम दिया उन्होंने इंडिविजुअल। क्या नाम दिया? इंडिविजुअल। लिखना मत, इंडिविजुअल लिखो मत, लिखो इंडिविजुअल। ये सब नोट्स मिलेंगे आपको कल परसों, सब अच्छे से लिखो। इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये क्या होता है? चलो अभी तो हमने जो पढ़ा, इंडिविजुअल कवर होंगे, कंपनी, तो पर्सन में कौन कौन आएंगे? इंडिविजुअल, कंपनी। सवाल, सुना है पार्टनरशिप फर्म? क्या कवर हुए क्या? यहां पर कवर नहीं करोगे तो नहीं आएंगे वो फिर, और वो फर्म कहेंगे हम तो पर्सन ही नहीं है, तो हमें टैक्स लगेगा, शामिल करना पड़ेगा किसको? पार्टनरशिप फर्म। इनकम टैक्स एक्ट में पार्टनरशिप फर्म को कहते हैं फर्म, सिर्फ फर्म वर्ड है, और फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म। तो क्या लिखूं मैं? एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब कुछ लोग मिल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 दोस्त है ए बी सी, तीनों मिल गए, पैसे इकट्ठा किया और एक बिजनेस किया, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है? पार्टनरशिप एक्ट, क्या उस एक्ट में एग्रीमेंट का होना जरूरी है? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है क्या? और बाकी स्टेट में सुन लो, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 184 जो आपके सिलेबस में, सेक्शन 184 कहता है पार्टनरशिप फर्म को हम तभी फर्म मानेंगे जब पार्टनरशिप डीड होगा। पार्टनरशिप फर्म को हम तभी फर्म मानेंगे जब, कौन कहता है? सेक्शन। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होना जरूरी है? पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। डीड होगी तो क्या कहलाएगा? फर्म, और फर्म होगा तो पर्सन है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होना जरूरी है? और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इनकम टैक्स की नजर में वो फर्म नहीं है। वैसे हो सकती है फर्म, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, बट इनकम टैक्स की नजर में वो फर्म, तो लोगों ने प्लानिंग कर ली होना क्या? 5 लोग मिल जाएंगे और पार्टनरशिप डीड, अब क्या कहेंगे? हम 5 दोस्त काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म नहीं है, फर्म
कंपनी इंडिविजुअल भी नहीं है। 5 लोग मिल गए ना, 5 लोगों का मिलना, अब क्या वो इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल आइडेंटिटी तुम्हारी अलग है और ये बिजनेस की आइडेंटिटी। अब एक बात बताओ, अपन दोनों मिलके एक मिठाई की दुकान खोले, सवाल, अपन दोनों ने मिलके मिठाई की दुकान खोली है, क्या दुकान मेरी है, क्या आपकी है? दोनों की है। एक नई एंटिटी क्रिएट हो गई हम दोनों की। अब हम दोनों अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? और टैक्सेबल हो जाएगा इनकम टैक्स में। हमने सोचा एक काम करते ना, पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो आप क्या बन जाओगे? फॉर्म बनोगे, और फॉर्म ना बनो तो पर्सन नहीं हो, पर्सन नहीं हो तो लॉ मेकर इतनी आसानी से छोड़ देंगे? लॉ मेकर ने एक नया वर्ड लाया, आपने जो कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब सवाल, व्हाट इज द, लिखो मत, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा मिलेगा, भरोसा रखो, बस दिमाग ना सुनने पे दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड एओपीबीवाई? पार्टनरशिप डीड अगर है तो फर्म है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एओपीबीवाई। अब बताओ, 5 दोस्त मिल गए और बिजनेस कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो फर्म के हिसाब से भी इनकम टैक्स में लायबल है, और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो एओपीबीवाई के हिसाब से भी वो लायबल हो जाएगी। तो इनकम टैक्स हर हाल में देना है, चाहे फर्म के हिसाब से दो या एओपीबीवाई के हिसाब से। अब एक सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई? सुनना, आपने अगर पढ़ा होगा तो एक सवाल पूछता हूं, क्या कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? दो कंपनी मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? अमालगमेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, दो पार्टनर, मैं अयाज और एक अनिल, क्या दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? ए लिमिटेड और पी लिमिटेड दोनों मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? कैन ए कंपनी बी ए पार्टनर? सवाल और अच्छा बन गया, कैन ए कंपनी बी ए पार्टनर? एक कंपनी एक पार्टनर बन सकती है क्या? हाँ बन सकती है, पढ़ाऊंगा बाद में, कंपनी पढ़ाऊंगा आपको मैं। कंपनी बी पार्टनर, अब बताइए ए लिमिटेड पी लिमिटेड दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, और जब पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो डीड बनाएंगे। सवाल, क्या वो फर्म है? फर्म है। अब बताइए, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड ना बनाई तो एओपीबीवाई। पर अब एओपीबीवाई में क्या फर्क है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सारे मेंबर अगर इंडिविजुअल हैं, सारे मेंबर अगर, तो उसको नाम देते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक भी मेंबर, आगे बोलो, अदर देन इंडिविजुअल, एक भी मेंबर अगर अदर देन इंडिविजुअल हो जाएगा तो वो कहलाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कि इंडिविजुअल सिर्फ इंडिविजुअल को बताता है, पर्सन सबको बताता है, समझा? तो सभी मिलकर, सभी इंडिविजुअल है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और सभी में से कोई एक भी क्या हो गया, अदर देन इंडिविजुअल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? एओपी। अब बताइए, 5 दोस्त हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ए, पांचों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और पार्टनरशिप डीड है तो फर्म, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पीओआई। सभी इंडिविजुअल है ना। अब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ई लिमिटेड, ये सब मिलके पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो फर्म, और डीड नहीं बनाते हैं तो पहली चीज देखो डीड है क्या, अगर डीड है तो फर्म, डीड नहीं है तो दो बातें होंगी, सारे इंडिविजुअल होंगे तो, और एक भी अदर देन इंडिविजुअल हो गया तो पहली फुर्सत में क्या देखोगे? फर्म। कौन कौन कवर हो गया? इंडिविजुअल आ गया, कंपनी आ गई, और फर्म आ गया, एओपी भी हो गया। बात बताओ, ये जो म्युनिसिपैलिटी है, लोकल अथॉरिटी है,
क्या उनसे टैक्स लेना चाहिए? क्या उनकी इनकम होती है? बहुत होती है। क्या टैक्स लेना चाहिए? नहीं। वो पैसा क्या है, लोगों की सेवा के लिए लाया है। उनको जो पैसा मिलता है म्युनिसिपैलिटी को, लोकल अथॉरिटी को, वो किसके लिए? लोगों पे खर्च करने के लिए। तो वैसे ही लोगों पे खर्च हो रहा है तो टैक्स लेने की क्या जरूरत है? टैक्स लेके भी तो लोगों पे खर्च करती हो ना, तो वो खुद लोगों पे खर्च कर रही है। तो लोकल अथॉरिटी से टैक्स लेना, बट लॉ में कहने का हम टैक्स लेंगे सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्ट भी कर देंगे। तुमको पहले इनकम टैक्स के दायरे में लेकर आ जाते हैं और फिर हम क्या कर देंगे बाद में, एग्जेम्प्ट कर देंगे। कहाँ एग्जेम्प्ट करेंगे? सेक्शन 13A, B वगैरह है ना, वहां पे एग्जाम कर देते। तो जब एग्जाम करना था तो लाया क्यों? तो लाया सबको, और एग्जामेशन में कंडीशन दे दी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो हम क्या कर देंगे, एग्जाम कर देंगे, ताकि आपसे कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे और एग्जाम कर देंगे। वो बात आपके सिलेबस में नहीं है, बट इतना जान लो कि लोकल अथॉरिटी को भी टैक्स लगता है बट एग्जाम हो भी जाता है। ठीक है, चलिए कौन एक आया? अब सुनना, हिंदुस्तान में एक और कंसेप्ट है। जब देश, हमारे यहाँ एक कल्चर है, देखा जाता है कि जॉइंट फैमिली का बड़ा इशू है। बहुत अच्छा कल्चर है जॉइंट फैमिली, मतलब जो बिजनेस होता है वो जॉइंट बिजनेस करते हैं। अब कम हो गया, अभी की जनरेशन में कम है, बट एक जनरेशन पहले तक भी अगर हम जाएंगे, अपने पापा के एज तक अपन जाएं, तो पापा लोग ना मिल के बिजनेस करते थे। एक फैमिली बिजनेस होता था। अब तो सब एक फैमिली में 5 बिजनेस होते हैं। और तब पहले क्या होता था, 5 फैमिली का एक बिजनेस होता था, एक फैमिली बिजनेस के नाम से चलता था। अब बताइए, मिस्टर एक्स, उनके 4 बेटे, ABCD, सब मिलके एक ही बिजनेस करते थे। ये जो हल्दीराम, इतना बड़ा हल्दीराम है, वो क्या था, हल्दीराम स्टडी पढ़ रहा था, तो ये जो हल्दीराम है ना, इनकी दादा की शुरुआत की गई है। उनके दादा हल्दीराम थे। वो हल्दीराम के 3 बेटे थे। अब उनके पोते, अभी जो जनरेशन है वो कौन सी, उनके पोतों की जनरेशन है। तो 3 बेटे थे, 3 बेटे के अब उनके बेटे बेटे हो गए और ये बिजनेस बढ़ गया है। पहले फैमिली बिजनेस का कंसेप्ट चलता था। तो अब बताइए, मिस्टर एक्स है, उसके 4 बेटे, ABCD, 4 बेटे, सब मिलके एक ही बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा? मिठाई की दुकान है। सवाल, बिजनेस किसका है, सबका है या फैमिली का है या किसी एक का है? पूरी फैमिली का है। अब सवाल, ये सब मिलके एक ही बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा? मिठाई का। सवाल, क्या इंडिविजुअल कह सकता हूं क्या? नहीं। क्या पार्टनरशिप फर्म है क्या? क्या ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, मिले हुए हैं? ये तो मिले हुए हैं ऑलरेडी, गॉड गिफ्टेड ही है, तो फैमिली मेंबर है। इसका मतलब ये तो बनाया भी। तो एक कंसेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो फैमिली बिजनेस में करते हैं। तो लॉ मेकर ने इसका एक बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट, अभी नहीं समझेगा, 4 दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बेनिफिट लॉ मेकर ने दिया है। तो इसको भी शामिल किया किसमें, पर्सन की डेफिनेशन में। किसको? HUF। इसको क्या कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर है? कितने लोग हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी, HUF। 6 लोग हैं, 6 हुए ना। एक्स लिमिटेड कहाँ आएगा, कंपनी में। मिस्टर राम, ABC फर्म, पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? भगवान एग्जाम्ड है। एक मिनट, एग्जाम करने के लिए पहले टैक्स में तो लाना पड़ेगा, एग्जाम तो बाद में होगा ना। भगवान जी पे टैक्स लगाए या न लगाए, पहले बताओ। तो पहला सवाल, क्या भगवान जी की इनकम होती है? ओ माय गॉड, OMG मूवी आई थी, PK भी आई थी, उसमें इनकम पे ज्यादा नहीं हुआ था, बट OMG पे बात हुई थी। क्या भगवान जी की इनकम होती है? होती है। क्या ये इनकम है, टैक्स लगना चाहिए, हाँ या ना? और उनको क्या जरूरत है एग्जाम्पशन की, हाँ या ना? तो क्या उनको टैक्स लगना चाहिए? कवर हुए क्या? यहाँ पर्सन की डेफिनेशन में आए क्या? क्योंकि जब तक भगवान जी कहेंगे मैं तो पर्सन ही नहीं हूं,
तुम्हारे एक्ट में मैं पर्सन, और जब मैं पर्सन नहीं हूं तो मुझे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है यहां पर, क्या करना चाहता है? किसको? भगवान को टैक्स लगाना है। तो पर्सन की डेफिनेशन में भगवान जी को लाना पड़ेगा ना। आए क्या? क्या भगवान जी इंडिविजुअल है? कंपनी है? फर्म भी नहीं है, किसी के मिल भी नहीं सकते, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, और उनकी कोई फैमिली भी नहीं है। हाँ या ना? लाना पड़ेगा। नहीं, भगवान जी काम करते हैं ट्रस्ट के थ्रू करते हैं ना, तो ट्रस्ट कवर हुई क्या? कहीं पर भी कवर नहीं हुई ना। पर टैक्स तो मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, दुनिया भर की जगह है जहां पे इनकम बहुत होती है, उनको टैक्स लगाना भी चाहिए, बट कहीं पे कवर नहीं हो रहे लोग। दूसरा, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? जीएस। जीएस कॉलेज पैसे कमाती है, इनकम है, टैक्स लग, पर्सन की डेफिनेशन में है क्या? कंपनी है जीएस कॉलेज? जल्दी, क्या जीएस कॉलेज पूरा नाम क्या है? चलो, जीएस कॉलेज क्या है? रिकॉर्डिंग में तो सबको पता चलना चाहिए। जीएस कॉलेज नागपुर में कॉलेज है। क्या ये कॉलेज इनकम कमाती है? कमाती है। टैक्स लगना चाहिए, बट लग रहा क्या? क्योंकि इस डेफिनेशन में वो आता नहीं है। तो जीएस कॉलेज कहेगा मैं तो पर्सन ही नहीं हूं। अब जब पर्सन नहीं हूं तो इनकम टैक्स मुझे लगता, क्योंकि तुमने लिखा है पर्सन को इनकम टैक्स लगेगा, और पर्सन में मेरा नाम आता, आना चाहिए नहीं। भगवान जी भी आना चाहिए, जीएस कॉलेज भी आना चाहिए, हमारा आईसीएआई तो पहले आना चाहिए। हाँ या ना? हद से ज्यादा इनकम है, हद से। अब बताइए, अब तो फीस भी बढ़ा दी, हर जगह से बढ़ा दिया उन्होंने, और बच्चों को फेल कर करके एग्जाम फीस भी लेने लगे। रजिस्ट्रेशन एक बार करो, एग्जाम फीस 10 बार दो। बच्चा एक तो फेल हुआ है, दुख में है, एग्जाम फी तो रिलैक्स कर दो। हाँ या ना? या फर्स्ट एग्जाम को फीस लो, जी टेस्ट के लिए कंसेशन दो। हाँ या ना? इनकम होती है आईसीआई की। सवाल, क्या टैक्स लगना चाहिए? बट लग रहा क्या? लग, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बचे हुए हैं अभी भी, और लॉ मेकर किसी को नहीं छोड़ना चाहता। लॉ मेकर किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको शामिल करना है, बट करते करते 6 ही लोग हो पाए, बाकी बहुत सारे लोग हैं। कैसे लिखते हैं? कॉलेज, आईसीएआई, भगवान जी, ऐसे लिखते जाएंगे। कुछ एक ऐसा वर्ड लाओ जो सबको कवर कर ले। आज बात समझ में? अब बताइए, क्या एक वर्ड में लाता हूं, एनी अदर। एनी, सवाल, क्या अभी तक में सारे नेचुरल पर्सन कवर हो गए क्या? नहीं, अभी तक में एनी अदर को छोड़ दो, नेचुरल पर्सन पूरे कवर्ड है क्या? हाँ, इंडिविजुअल में सब कवर्ड हो गए। बच्चे कौन से? आर्टिफिशियल पर्सन। तो लॉ मेकर ने कह दिया एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल, जुडिशियल मतलब जिसके अगेंस्ट में हम केस कर सकते हैं। आईसीआई के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, जीएस कॉलेज के अगेंस्ट में कर सकते हैं, भगवान जी के अगेंस्ट में किया था, ओएमजी में किया था ना भगवान के ऊपर, तो केस कर, तो वो क्या है? जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या मतलब सबको आ गए? एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्या जीएस कॉलेज आ गया, आईसीआई आ गया, भगवान जी आ गए, कि सब आ गए? समझा? पक्का? तब बताइए पर्सन की डेफिनेशन क्या बनी? बट फिर भी देखो कितने लोग आ गए, 7 लोग, सभी आ गए। कल चल के एक बंदे पे लड़ाई हो कि ये आता है या नहीं आता, आता है या, ऐसी लड़ाई हो सकती है। अगर वो लड़ाई होगी तो लॉ मेकर की मंशा क्या है? उसको लाने की या न लाने की? लाने की ना। तो लॉ मेकर ने डेफिनेशन जो बनाया ना, लिखा पर्सन इंक्लूड्स पर्सन। तो डेफिनेशन अभी मैं 2 प्रकार की बताता हूं। डेफिनेशन 2 प्रकार की होती है,
कोई वर्ड का मीन्स से स्टार्ट हो, पर्सन मीन्स, और एक डेफिनेशन बनता है पर्सन इंक्लूड्स। अगर पर्सन मीन्स दिस लिख देंगे तो उसका माना ये होगा जो दिया है बस वही होगा, आगे और गुंजाइश नहीं होगी। और अगर पर्सन इंक्लूड्स लिखेंगे तो पर्सन में ये भी शामिल हैं, ये भी, मतलब इसमें और भी गुंजाइश है। तो कभी भी डेफिनेशन देखना ना, दो वैरायटी होगी, एक मीन्स और एक मीन्स होगी, मतलब जो लिखा है बस वही है, जो लिखा है बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और पर्सन इंक्लूड्स है तो इसमें भी शामिल हो सकता है। आप बताएं, आप लॉ में क्या होगा, पर्सन का डेफिनेशन मीन्स देते हैं इंक्लूड्स देते हैं? क्योंकि और लड़ाई होगी तो आप तो शामिल करना चाहोगे ना टैक्स लेने के लिए, तो लॉ में डेफिनेशन है पर्सन। तो बताइए डेफिनेशन क्या बना, पर्सन includes individual, HUF, firm, company, local authority, AOP, BOI, any other artificial judicial person. Section 231. अब बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ आ जाएगी, एनी अदर आर्टिफिशियल, बट उसका टैक्स रेट अलग होता है, बताऊंगा मैं आपको बाद में। समझा, क्लियर है सबको? लिखना चाहोगे? पर्सन की डेफिनेशन लिख लो, पर्सन इंक्लूड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन इंक्लूड्स ऐसे लिखना हो तो पहले इंडिविजुअल का नाम लिखो, ये 1 2 3 मत लिखना, 1 2 में लिखो HUF का नाम, लॉ की लैंग्वेज से आप बताऊं, अगर लिख चुके तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट्स में मिलेगा, बट नहीं लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इंडिविजुअल, फिर HUF, फॉर्म, कंपनी, लोकल AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मैंने अपनी लॉजिक से आपने पढ़ाया मैंने, बट लॉ में ऐसे लिखा है, इंडिविजुअल फिर HUF, बट जैसे भी लिखे चलता है, तो फर्क नहीं पड़ता। हो गया, समझ में आया? अब बताइए इनकम टैक्स किससे लेंगे? पर्सन में कौन है? सब कोई है, किसी को नहीं छोड़ा हमने, किसी को छोड़ा नहीं है। क्या भगवान जी को भी टैक्स लगेगा? लगेगा। जीएस कॉलेज को भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर, किसको एग्जाम किया? ओके, तो मोदी जी पॉलिटिकल पार्टी है या इंडिविजुअल है? हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, मोदी जी इंडिविजुअल है, उनकी इनकम माफ, बीजेपी की इनकम सब्जेक्ट टू कंडीशंस। हाँ तक समझ? तो हमने जब पीएम को माफ नहीं किया तो फिर किसको छोड़ेंगे? हाँ या ना, सबको टैक्स लगता है। क्लियर है? आज जो मेरे पुराने कंसेप्ट में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, हम सबको टैक्स लगाएंगे। अब ध्यान से एक बात बताओ, किस पे टैक्स लगाओगे?
एक बात बताइए, मेरी 5 इनकम है, तो पांचों को मिला के या पांचों पे अलग अलग? पांचों को। एक बात बताओ, इनकम टैक्स, अब मैं आज पैसे कमाऊंगा तो क्या टैक्स आज लगना चाहिए? आज पैसे कमाओ तो आज टैक्स देने जाऊँ, कल पैसे कमाऊंगा तो कल टैक्स देने जाऊंगा, ऐसे होगा? एक टाइम होना चाहिए कि भैया इस दौरान जो पैसे कमाओगे उस पर टैक्स दो। तो वो दौरान क्या होना चाहिए? रोज क्या होना चाहिए, महीने क्या होना चाहिए, 6 महीने या साल भर या पूरी जिंदगी? साल भर। इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। इनकम टैक्स इज एन, ये एनुअल टैक्स है। एनुअल मतलब सालाना होता है, तो यहां पे साल भर साल बात होगी। हाँ, जीएसटी मंथली होता है, आपने देखा होगा हर महीने का रिटर्न फाइल करते हैं, तो जीएसटी कैसा है? मंथली है, बट इनकम टैक्स ईयरली है। अब ये ईयर कब से कब शुरू होगा? तो सब कहेंगे हमारा दिवाली से दिवाली, तो हम कहेंगे ईद से ईद, तो कोई कहेगा दशहरा से दशहरा, तो कोई कहेगा बर्थडे टू बर्थडे। सबका साल अलग होगा, क्या लॉ मेकर को एक मिलाना पड़ेगा? और एक मिलाया उन्होंने कहा साल हम डिसाइड करेंगे कौन सा साल होगा। वो साल स्टार्ट होता है 1/4 से 31/3, 1/4 से, तो हर साल एक साल की बात होगी, कब से? 1/4 से 31। अब कोई चेंज? मोदी जी का एक ख्याल है शायद आने वाले इलेक्शन में अगर वो जीत जाए तो वो ये करने वाले हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से। तो हर चीज में वो थोड़ा चेंज करने की उनकी आदत है, थोड़ा सा करना ही पड़ता है उनको, ताकि नाम होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले पहले फेब एंड में बजट आता था, अब कब आता है? 1 फेब को आता है ना। तो हर चीज में थोड़ा चेंज कर रहे हैं, सिटी का नाम बदल रहे हैं वो लोग, थोड़ा चेंज करने की आदत है उनकी। तो वैसे क्या करना है उनको? साल का डेट बदलना है, 1 जन टू 31 दिसंबर, ऐसा है उनका प्रपोजल, बट अभी हुआ नहीं है। तो अभी हमारे लिए साल कौन सा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये पूरा साल। एग्जाम्पल लेता हूं, ये कौन सा साल लेता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ, 18-19, एक साल किसकी नजर में? इनकम टैक्स के नजर में। लॉ क्या कहेगा? इस दौरान जो कमाओगे, जो कमाई होगी उसको टोटल करेंगे यानी, तो उसको उन्होंने नाम दिया टोटल इनकम। टोटल कब की? साल भर की। कब की? साल भर की। अब सवाल, टोटल इनकम कौन कौन सी? सारी इनकम लेंगे, तो लॉ मेकर को बताना पड़ेगा ये इनकम पे टैक्स लगेगा, ये इनकम पे टैक्स लगेगा, ये इनकम पे टैक्स लगेगा। तो दुनिया में तो लाखों प्रकार की इनकम होती है, क्या लाखों प्रकार की इनकम लिख सकते हैं एक्ट में? तो उन्होंने क्या किया, टोटल इनकम को निकालने का तरीका कैसे मैं आपको बताऊं। उन्होंने क्या किया, सारी इनकम को, सारी इनकम को 5 हिस्से में डिवाइड किया। कितने हिस्से में? और ये बताया उन्होंने सेक्शन 14 में। क्या में बताया? देखो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, 14 से 59 है ना। तो सेक्शन 14 कहता है कि हमारी इनकम टोटल कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। मतलब दुनिया की सारी इनकम को इनकम टैक्स ने 5 डब्बे में रख दिया, 5 हिस्से में कर दिया। ये इनकम ये हिस्से में जाएगी, ये इनकम यहां जाएगी, ये इनकम इधर जाएगी। तो सारी इनकम को कितने हिस्से में कर दो, फिर लॉ कह गए 5 को टोटल कर दो। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कितने हेड्स ऑफ इनकम, इसे कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम, कितने हैं? 5। पहली प्रकार की इनकम उन्होंने रखी है सैलरी। कौन सी इनकम? सैलरी। नौकरी करते लोग, सर्विस करते लोग, तो वो जो इनकम होती है, अब मालिक से नौकर को मिलता है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। लोग कहते हैं एक वैरायटी की इनकम कौन सी है? सैलरी इनकम। और सैलरी इनकम के बारे में उन्होंने लिखा सेक्शन 15 to 17, 15 से किसके बारे में लिखा है? ये पहली वैरायटी ऑफ इनकम है आपकी। फिर दूसरी वैरायटी कौन सी? उन्होंने देखा कि लोगों के पास मकान है, और मकान क्या करते हैं? रेंट पे देते हैं, तो उससे रेंट की इनकम आती है। तो लॉ में एक और वैरायटी ऑफ इनकम बहुत है, हाउस प्रॉपर्टी। वो नाम क्या है बाद में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, इसको 4 दिन 1 हफ्ते तक पढ़ाऊंगा, बस अभी बता देता हूँ। कौन सी नाम दूं?
हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी इनकम? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? कहां से शुरू होगी? 18 से होना चाहिए, बट जब लॉ बनाया तो 18 सेक्शन था, बट बाद में 18 भी डिलीट हो गया, 19 भी डिलीट हो गया, 20 भी डिलीट हो गया, 21 भी डिलीट हो गया। बनाइए 22 से। कहां से बना? तो एक्ट में 18 से 21 है ही नहीं। क्लियर है? 22 से कहां तक? ट्वेंटी 22 से 27 क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। तो पहली वैरायटी कौन सी हो गई? नौकरी, सैलरी। दूसरी हाउस प्रॉपर्टी। फिर कहा बहुत लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? तो उनकी इनकम लिया उन्होंने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। और बहुत लोग प्रोफेशन में रहते हैं। अब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सी, ये प्रोफेशन है, तो उसको एक ही में रखा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो उसको नाम दिया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है? कहां से शुरू करेंगे? फोर्टी फोर। वैसे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा उतनी लिखवाया तो वैसे डीबी तक है। कहां तक है? बट आपको मैं पढ़ाऊंगा ए ई तक। कहां तक पढ़ाऊंगा? ए, आपके सिलेबस में जो यहां तक पहुंचे। उसके बाद पहली इनकम कौन सी हो गई? सैलरी। दूसरी, तीसरी पीजीबीपी। कहां से कहां तक? 28 से 44। अब बहुत लोगों से इन्वेस्टमेंट होता है, ज्वेलरी है, शेयर्स है, मकान है। मकान से रेंट आया तो कहां जाएगा? बट लोग मकान लेके बेचते हैं ना, तो मकान बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, गोल्ड है, शेयर्स है, ये सारे क्या हैं? इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्या है? उसको नाम दिया उन्होंने कैपिटल गेन। क्या नाम दिया? अब बताइए, ज्वेलरी को बेच के पैसा कमाऊंगा तो क्या पड़ेगा? क्लियर है? एक बात बताओ, बट्टू भाई ज्वेलर्स ज्वेलरी बेचे तो, बट्टू भाई ज्वेलर्स है ना, टीबीजेड, ये अगर ज्वेलरी बेचे तो इनका इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस है? तो उसके लिए वो ज्वेलरी बेचना पीजीबीपी, और मेरे लिए ज्वेलरी बेचना, मैंने अपना मकान बेच दिया और बिल्डर ने अपना मकान बेचा। मैंने घर में एक पेंटिंग बेच दी, एक पेंटर पेंटिंग बेचे। समझा? मकान से रेंट आना, मकान को बेच के पैसे कमाना, क्या पड़ेगा? क्लियर? ये कहां से स्टार्ट होगा? क्लियर है? 45 से लॉ मैकेनिक का हम पूरी इनकम को कवर कर ही नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहां से स्टार्ट होगा? चैप्टर में जाओ। 59 तक है ना चैप्टर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम 59 तक है। कहां से? 14 से। समझा? अब बताइए, बैंक से इंटरेस्ट मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला, अदर सोर्स, शेयर्स बेचा, कैपिटल गेन। क्लियर हुआ? पक्का? लॉटरी लग गई? हाँ, क्लियर हुआ? इसे सेक्शन 14 क्या कह रहा है?
5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन सी? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी कहां से कहां तक? 15 से 17। पीजीपी सॉरी हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। पीजीपी 28 से 44। कैपिटल गेन 45 से 55। अदर सोर्स 56 से 59। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बोलूं तो उसका जवाब क्या होगा? इस बार एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 40। सेक्शन 40 तो क्या दिमाग में आएगा? कहां का सेक्शन है ये? पीजीबीपी का सेक्शन। मैं कहूं 35 एडी नया सेक्शन आया है पीजीबीपी। मैं कहूं 24 बी लाया है हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि 5629 आया है अदर सोर्स। अदर सोर्स समझा? तो कोई कहे तो हम बता सकते हैं सेक्शन कहां का है। क्लियर है? कल एक फोन आया का एक डाउट मुझसे पूछने के फोन किया था, तो उसका सवाल था 56 टू 10 पे। 56 टू 10 तो क्या है वो? अदर सोर्स। 56 टू 10 अदर सोर्स। आई बस समझ? पक्का? अब बताइए हमें पढ़ना क्या है? वो चैप्टर की डिजाइनिंग पता है हमें? कितने चैप्टर से? 6 चैप्टर से 6A तक पढ़ना है ना? चैप्टर 6A पढ़ना है अपने को। कहां तक जाएंगे अपन? 80U तक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन टीडीएस भी पढ़ेंगे। समझा? आपकी सिलेबस क्या है, समझ में आया आपको? अब बताइए ये सारी इनकम को इधर देखो प्लीज। अब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तब उसकी क्या निकालेंगे अपन? इनकम निकालेंगे। तो सबसे पहले पूछेंगे भैया नौकरी करते हो क्या? तो कहेगा हाँ करता हूं। बताइए पेमेंट कितना मिला? उससे क्या निकालेंगे उसका अपन? सैलरी इनकम। ये टोटल करेंगे अपन, ये पूरा सीखेंगे अपन। एक एक हफ्ता लगेगा एक एक हेड सीखने में। सैलरी इनकम निकालेंगे, फिर पूछेंगे भैया कोई मकान है क्या आपके पास? तो कहेगा हाँ एक मकान है। क्या किराया मिलता है? हाँ वो कहेगा किराया मिलता है। जब बताओ बोला कितना किराया मिलता है। फिर कंप्यूटेशन का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं सिखाऊंगा आपको। बट फिर अब उसकी क्या निकालेंगे अपन? हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे, वो टोटल कर लेंगे। फिर पूछेंगे क्या बिजनेस भी करते हो क्या? वो कहेगा हाँ बिजनेस तो करते हैं। क्या बिजनेस करते हो? फिर उसकी इनकम निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे बिजनेस का, इनकम टैक्स के तहत प्रॉफिट निकालेंगे, और वो इनकम भी जोड़ देंगे उसके। फिर पूछेंगे कुछ बेचा क्या इस बार? इन्वेस्टमेंट में कुछ बेचा? ज्वेलरी बेचा, शेयर्स बेचा क्या कुछ? वो क्या हाँ हाँ मैंने ज्वेलरी बेच रखी है। तो हम कहेंगे ज्वेलरी बेचा, जब बताओ कितने में बेचा और कितने में खरीदा था। उससे क्या निकालेंगे? फिर उसको पूछेंगे और कोई इनकम हुई क्या आपकी? कोई बैंक से इंटरेस्ट आया क्या आपको? किसी से गिफ्ट में आपको लॉटरी वॉटरी लगी क्या? उसका बैंक स्टेटमेंट में वो नजर आ जाएगा, वो निकालेंगे, वो भी जोड़ देंगे। ये सब कुछ जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? इसको नाम दिया ग्रॉस टोटल इनकम। क्या नाम दिया? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर लॉ कहता है ये बंदे को ना थोड़े बेनिफिट दे दो, है ना? इंश्योरेंस में इसका पॉलिसी दिलवा दो, ताकि इनकम उसकी क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे। मेडिकल पॉलिसी ले लो, कम कर देंगे। डोनेशन दे दे तो भी कम कर देंगे। एजुकेशन के लिए लोन लेगा तो भी कम कर देंगे। तो बहुत सारे क्या दिया उसको हमने। अगर वो बीमार है तो थोड़े कम कर दो, 75,000 रुपये माइनस कर दो। अगर कोई बंदा बीमार है, मैं बताऊंगा एक सेक्शन है 80U। सेक्शन 80, अगर उसको कोई बीमारी होती है, दूंगा कौन कौन सी बीमारी, अगर वो बीमारी अगर उसको हो जाएगी तो लॉ कहता है उसको 75,000 रुपए का हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80U। अंडर सेक्शन, अगर वो बीमारी बहुत ज्यादा है, सीवियर है, तो उसको हम डिडक्शन देंगे 1,25,000 रुपए का। 1,00,000। वैसे हम पूछते नहीं क्या ये बीमारी है आपको, है ना? बट अगर वो बीमारी उसको हो तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 80U। कितना रुपया? 1,25,000 रुपया। तो इसको हम बहुत सारी क्या देंगे? डिडक्शंस देंगे। तो यहां से लॉ कहेगा माइनस कर दो डिडक्शंस। कहां से कहां तक? 80C से 80C से ये डिडक्शन माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा? टोटल इनकम, या इसको मैं कह दूं टैक्सेबल इनकम। क्या कह दूं? इस इनकम पे अब उसको क्या देना पड़ेगा? समझ में? पक्का? ये लिख लो। ये मैं बता दूं कहां से आया, पहले बता दूं। इधर देखना, ये मैंने लाया कहां से? इधर देखो, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम। ये टोटल इनकम कैसे निकालते हैं?
कहां लिखा है टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? सेक्शन 14 चैप्टर लिख लो। ओके समझा? कितने हेड्स ऑफ इनकम हो गए हमारे? कहाँ लिखा है चैप्टर नंबर? तो हमारे सिलेबस क्या है आपको दिमाग में आया आपके? हमें पढ़ना क्या है इनकम टैक्स एक्ट में? तो पहले क्या देखना है? डेफिनेशन। क्या ऐसा अच्छा होगा कि मैं आपको सेक्शन 2 के सारे डेफिनेशन आज याद करा दूं? नहीं, जब जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो वर्ड में मैं लेके जाऊंगा सेक्शन 2 में और जरूरत के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेक्शन 4 में चार्जिंग सेक्शन है और फिर रेसिडेंशियल स्टेटस है। उसके बाद क्या है? एग्जम्पशंस 10 से 13 में। फिर क्या है? हेड्स ऑफ इनकम कितने? 5। कहां से? 14 से 59। 14 बता रहा है, 15 से 17 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी 22 टू 27, पीजीबी 28 टू 44 और कैपिटल गेन 45 से 55 है और अदर सोर्स 56 टू 59। फिर चैप्टर नंबर 5 क्लबिंग 60 टू 65, 62। चैप्टर नंबर 6 66 टू 80 और 6 से 80C से 80U। क्लियर है सबको? समझा? चलो तो आज यहां रखते हैं, कल की क्लास आगे मैं अपने हिसाब से लेके चलूं। ठीक है, चलो।